हेलो। Yes, sir. Good evening, sir. ओके, सो आपने लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं किया था। वीडियो देखा आपने? Yes, sir, मैंने देख ली थी वीडियो। अच्छा, कोई डाउट इससे रिलेटेड? तो मैं लास्ट शुरू किया था एक टर्म विच इज कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट का मतलब होता है एक सिंगल पॉइंट पे अगर बहुत लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं तो उन सारे फोर्सेस को हम कॉन्करेंट बोलते हैं। एंड अगर उनके सम का जीरो, अगर उनके सारे फोर्सेस का सम अगर जीरो के इक्वल हो जाए ताकि वो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तब उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, हमने यहाँ तक डिफाइन कर लिया था। ओके, अब उसके बेस पे डिफाइन करना है हमें। अगर सिर्फ तीन फोर्सेस अगर आ जाते हैं उनके बीच में, उन तीनों फोर्सेस के बीच में रिलेशन क्या होगा और उसको सॉल्व आउट कैसे कैसे कर सकते हैं वो डिफाइन करना। ठीक, तो हम डिफाइन करते हैं। फॉर थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस, अगर वो तीनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे तब। ठीक, तो इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक तरीका होता है कंपोनेंट ब्रेक करके सॉल्व करना और एक दूसरा तरीका होता है लेमीज थ्योरम के बेस पे। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीका सिखाता हूँ सॉल्व कैसे कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सपोर्ट दे रखा हो कुछ इस तरह से। यहाँ पे मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग, ठीक, इस तरह से। यहाँ से कोई एक अनदर सपोर्ट ले लीजिए जैसे इस पॉइंट पे, एंड एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक। एंड उसके बाद कोई एक ब्लॉक अटैच कर दीजिए इस पॉइंट पे इसके साथ, इस तरह से। तब आपसे पूछेगा कैलकुलेट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तीन डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक, एक ये स्ट्रिंग, इसमें कुछ टेंशन डेवलप होगी। एक ये स्ट्रिंग, इसमें कुछ टेंशन डेवलप होगी। और ये ब्लॉक, उसका अपना कुछ मास होगा। सपोज कर लीजिए मास इज 4 kg एंड ग्रेविटी की वैल्यू हमने 10 ले लिया। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सरफेस। तब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो इसके दो डिफरेंट तरीके। एक कंपोनेंट मेथड के बेस पे, ठीक, यहाँ पे पूरे सिस्टम में देखिए कि क्या इस पर्टिकुलर सिस्टम का एक्सेलरेशन नेट हो सकता है नहीं हो सकता। तो आप बोलिएगा नेट कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी एक फिक्स सपोर्ट, यहाँ पे भी एक फिक्स सपोर्ट एंड एक स्ट्रिंग के साथ ये ब्लॉक कनेक्टेड है। सो नेट एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर सिस्टम को कितना होगा? जीरो। एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं जहाँ पे सारे फोर्सेस एक्ट करते होते हैं, तो वो कुछ ये पॉइंट होगा। इसीलिए मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे तीन डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। इसलिए इन तीनों फोर्सेस को मैं कॉन्करेंट फोर्स बोल सकता हूँ। एंड चूंकि एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम जीरो है इसलिए नेट फोर्स भी कितना होगा? जीरो। इसलिए मैं उसको इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस बोल सकता हूँ। ठीक है, अदिति समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर। Okay. अब उसके बाद मेरे पास दो डिफरेंट स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में टेंशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जस्ट अपोजिट, तो उसको आप T1 मान लीजिए। इस स्ट्रिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जस्ट अपोजिट T2 मान लीजिए। और ये ब्लॉक है उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता होगा विच इज mg। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वो डिफाइन हो गए। अब उन फोर्सेस को, ठीक, रिजॉल्व कीजिए कंपोनेंट वाइज। ठीक, वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, एंड कौन कौन से फोर्सेस कहाँ कहाँ पे एक्ट करें वो डिफाइन करना। पहले टेंशन T1 इसे इस डायरेक्शन में। अगर ये मेरे पास एंगल 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट टेंशन एंगल के बेस पर ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। सो उसके लिए एक कंपोनेंट इधर रिजॉल्व कीजिए, एक कंपोनेंट इधर रिजॉल्व कीजिए। सो दिस विल बी T1 टाइम्स cos 30 एंड दिस विल बी T1 टाइम्स sin 30। नेक्स्ट मेरे पास जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं T2 टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में T2, और एक मेरे पास वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज mg। क्योंकि मेरे पास सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम जीरो है, तो वर्टिकल वर्टिकल फोर्सेस के इक्वल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फोर्स के इक्वल इक्वेट कर दीजिए। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम जीरो है। सो T2 would be T1 times cos 30
and T1 times sin 30 would be mg. आपको m पता है, g पता है, sin 30 पता है, तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी. इस इक्वेशन को फर्स्ट टर्म में पुट कर दीजिएगा तो वहां से T2 की वैल्यू आ जाएगी. तो इस तरह से मैं रिजॉल्व करके कंपोनेंट वाइज मैं उस T1 T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ. आया समझ? यस सर. ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. आइए, समझ आया आपको? Yes, sir. सॉल्व हो गया? आलिया, आंसर बताइए. अदिति, सॉल्व हुआ? No, sir. मेरा नहीं हो रहा है, sir. देखिए, जैसे यहाँ पे मुझे वैल्यूज पुट करनी है T1 कैलकुलेट करने के लिए. सो T1 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 is equals to mass which is 4 kg and gravity की वैल्यू कितनी? 10. So T1 would be, तो यहाँ पे डिवाइड में उससे जगह मल्टीप्लाई में, so it would be 80 न्यूटन. as में Sir, 4 into 10. तो उसमें हमारा 10 क्या है? Like 10 in कौन सा? gravity g. mg is the total force उस particular block के ऊपर जो act कर रहा है due to gravity. Okay, sir. अब इस T1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए, वहां से T2 की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी. So T2 would be equals to T1 which is 80 into cos 30 root 3/2. So पूरा टर्म आ जाएगा आपके पास 40 root 3 न्यूटन. अदिति, आपसे सॉल्व हो गया था? यस सर. वो बीच में आवाज क्रैक हो रही थी तो समझते हैं. अच्छा अच्छा, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? यस सर. Yes, sir. ओके, अब मैं इसके बेस पे एक अनदर क्वेश्चन बताता हूँ आपको आसान सा. मान लीजिए आपके पास कोई सपोर्ट है कुछ इस तरह से. ठीक, यहाँ पे दो डिफरेंट स्ट्रिंग है. एक स्ट्रिंग किसी पॉइंट से ऐसे हो सकता है एंड एक अनदर स्ट्रिंग किसी पॉइंट से इस डायरेक्शन में, एंड यहाँ पे एक ब्लॉक कनेक्ट कर दीजिए उस पर्टिकुलर के साथ इस पॉइंट पे. मान लीजिए इस ब्लॉक का अपना कुछ मास m है
तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में टेंशन P1, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में टेंशन P2, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर ये इंक्लिनेशन यहाँ से यहाँ तक अल्फा है और ये इंक्लिनेशन यहाँ से यहाँ तक बीटा है इस पर्टिकुलर सपोर्ट के लिए बेस पे, ठीक? तो आपसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड P1 एंड P in terms of alpha and beta and energy. सॉल्व कर सकते हैं? यस एक बार ट्राई कीजिए। आइए सॉल्व हुआ आपसे? कर रहे थे। जी अदिति आपसे सॉल्व हो गया? सर थोड़ा सा डाउट आ रहा है। बताइए कहाँ पे? देखिए सबसे पहले मेरे पास कंपोनेंट ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास है टेंशन P1 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और यहाँ पे टेंशन P2। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस पॉइंट पे एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस पॉइंट पे, ठीक? ये मेरे पास अगर एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा? अल्फा। ये अगर एंगल बीटा है तो ये भी एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा? बीटा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बेस पे, ठीक, ये मेरे पास वर्टिकल लाइन एंड ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। तो इसके बेस पे मेरे पास इस डायरेक्शन में टेंशन P1, ये मेरे पास इंक्लिनेशन अल्फा, सो ये मेरे पास टर्म हो जाएगा P1 टाइम्स कॉस अल्फा एंड ये मेरे पास टर्म हो जाएगा P1 टाइम्स साइन अल्फा, ठीक। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड वाले कंपोनेंट को देखूं P2, तो मेरे पास इस डायरेक्शन में एट सम एंगल बीटा, तो इसके दो कंपोनेंट, एक मेरे पास इस डायरेक्शन में P2 cos बीटा और एक मेरे पास इस डायरेक्शन में P2 टाइम्स साइन बीटा एंड एक वर्टिकली डाउनवर्ड व्हिच इज mg। ऐसे ही फोर्सेस एक्ट करते होंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम पे। यस सर यहाँ तक। ओके अब वर्टिकल वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के साथ, क्योंकि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना है? 0। तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के साथ तो एक टर्म हो जाएगा T1 cos अल्फा should be equals to T2 times cos beta
ठीक, फर्स्ट टर्म। ठीक, इसको आप लेफ्ट साइड में ले जाइए तो ये टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं T1 cos अल्फा माइनस T2 टाइम्स cos बीटा इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ऑफ ये आ गया। वर्टिकल फोर्सेस पे ले लीजिए तो मेरे पास हो जाएगा T1 टाइम्स साइन अल्फा प्लस T2 टाइम्स साइन बीटा इज इक्वल्स टू n। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए T1 एंड T2 दो वेरिएबल के टर्म में। आप उसको सॉल्व कीजिए, T1 T2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। बट ये काफी कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट आता होगा। ठीक, इसको सॉल्व करने का मैं तरीका सिखाता हूँ आसान से। जैसे हम यहाँ पे देखिए T1 है, यहाँ पे भी T1 है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे भी T2। कोएफिशिएंट अब वेरिएबल T1 T2 आप मान लीजिए इसके बेस पे। यहाँ पे कोएफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ पे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हम इस तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश करो इसको। तो यहाँ पे कॉस बीटा है, यहाँ पे साइन बीटा है, तो ऊपर वाले टर्म में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन बीटा से पूरे टर्म में, नीचे टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस बीटा से पूरे टर्म में। तो ये वाला टर्म कितना आ जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, और ये वाला टर्म कितना आ जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। दोनों आपस में अपोजिट साइन ऐड कर दीजिएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। सो वी लेफ्ट विद ओनली T1, तो आपको वहां से T1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मतलब एलिमिनेशन मेथड मैंने सिंपली यूज किया इक्वेशन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ यस तक सर। समझ आया। अब इतना लेंदी या इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व ना किया जाए तो इसको मैं एक डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे? तो मैंने आपको एक और तरीका सिखाया था वेक्टर चैप्टर में, लेमीज थ्योरम। जहाँ कहीं भी तीन वेक्टर एक्ट करते हैं या तीन फोर्सेस एक्ट करते हैं, ठीक, उसके लिए लेमीज थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको उसके बेस पर सॉल्व करना सिखाता हूँ। पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। आगे ये समझ आया? Yes, sir. Okay. यस सर। लिख लिया यहाँ तक आ लिया? Yes, sir. ओके, अब इस चीज को अगर मैं लेमीज थ्योरम के बेस पे सॉल्व करता तो वहां पे देखिए लेमीज थ्योरम क्या कहता था। लेमीज थ्योरम डिफाइन करता है कॉन्करेंट फोर्स के लिए या कॉन्करेंट वेक्टर मान लीजिए तीन वेक्टर, ठीक, उसके लिए थ्री कॉन्करेंट वेक्टर्स उसके लिए। तो क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर इधर है, कोई एक वेक्टर इधर है एंड कोई एक वेक्टर इधर है, ये तीन वेक्टर है। आप इसको ए बी एंड सी अज्यूम कर सकते हैं। ए के जस्ट ऑपोजिट एंगल अल्फा, बी के जस्ट ऑपोजिट एंगल बीटा, सी के जस्ट ऑपोजिट एंगल गामा। तो यहाँ पे कहता है कि अगर इन तीनों वेक्टर का सम 0 के इक्वल हो जाए तब उस पर्टिकुलर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके ऑपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये लेमीज थ्योरम यहाँ क्या स्टेट करता है, इफ sum of all vectors मतलब a plus b plus c is equals to 0, then magnitude of any vector is proportional to sine of angle opposite to it, proportional होता है। जैसे a के opposite कौन सा sin alpha, so मैं लिख सकता हूँ a would be proportional to sin alpha। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी आता है, एक कांस्टेंट पुट कीजिए k, so a upon sin alpha should be equals to k। उसी तरह अगर मैं b के जस्ट ऑपोजिट देखूं तो वहां पे हो जाएगा b अपॉन साइन बीटा, ये भी प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगा। एंड उसी तरह अगर मैं c उसके ऑपोजिट देखूं तो c अपॉन साइन गामा, ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लेमीज थ्योरम। ठीक, इसी टर्म को आप दूसरी तरह से ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास जो तीन वेक्टर है वो क्लोज लूप बनाते हो। ठीक, क्लोज लूप बनाएंगे तभी भी उनका सम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से अज्यूम कर लीजिए। ठीक, मैंने ये टर्म आपको प्रूव करना सिखाया था वहां पे वेक्टर में, तो उसके साइड अज्यूम कर लीजिए। जैसे यहाँ पे साइड था a, तो यहाँ पे इसको a मान लीजिए, यहाँ पे b मान लीजिए, यहाँ पे c मान लीजिए। a के जस्ट ऑपोजिट एंगल मतलब ये अल्फा, b के जस्ट ऑपोजिट एंगल मतलब ये बीटा, c के जस्ट ऑपोजिट एंगल ये गामा। तो यहाँ पे कहता है कि जो भी इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का साइड लेते हैं
उसके जस्ट ऑपोजिट या उसको छोड़ के जो दो एडजेसेंट साइड्स होते हैं उनके बीच का जो एंगल होगा उसका साइन उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मैग्नीट्यूड of any vector would be directly proportional to sine of angle between other two sides। ठीक। अब अदर साइड के बीच में जो एंगल आप एक्यूट एंगल भी ले सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल भी ले सकते हैं, क्योंकि साइन अपने सप्लीमेंट्री पार्ट के लिए भी सेम ही वैल्यू होती है। तो कोशिश कीजिए जो एक्यूट पार्ट है वो ले लीजिए, क्योंकि उसकी वैल्यू इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो ऑब्ट्यूज भी ले सकते हैं, तभी भी आपका आंसर सेम ही है। ठीक। अब इसकी बेस में मैं सॉल्व कैसे करूं उस पर्टिकुलर पिछले प्रॉब्लम को मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। अदिति ये समझ आया कंसेप्ट? यस सर। यस सर। आलिया आपने लिख लिया? सर बस एक सेकंड सर। ओके। ये यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है और यहाँ पे ये एंगल है। डन सर। अब देखिए उस पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस मेथड के बेस पे। देखिए वहाँ पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, एक मेरे पास इस डायरेक्शन में, एक मेरे पास इस डायरेक्शन में एंड एक मेरे पास वर्टिकली डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में। तो कोशिश करते हैं पहले तीनों के एंगल कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए वहाँ पे यहाँ पे एंगल था अल्फा, तो अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ ये भी एंगल हो जाएगा अल्फा। ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री, सो टोटल एंगल यहाँ से यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। सिमिलरली अगर मैं दूसरी साइड देखूं तो ये मेरे पास एंगल यहाँ पे कितना था बीटा, ये भी एंगल हो जाएगा बीटा एंड ये मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगा 90 प्लस बीटा। अगर आप यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरह, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। 180। ठीक। तो उसके बेस पे या अगर मैं टोटल कंप्लीट एंगल अगर ले लूँ 360, ठीक, तो उसके बेस पे तो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं इसको ले सकता हूँ 90 प्लस अल्फा प्लस उसको आप x मान लीजिए एंड देन फिर 90 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 360। So x would be equals to 90 90 180, तो पूरा टर्म हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। हो सकता है? यस सर। ओके। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे 90 प्लस अल्फा, तो ये मेरे पास एंगल आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो उसके हिसाब से फिर उसी तरह यहाँ पे 90 प्लस बीटा है तो ये आ जाएगा मेरे पास 90 माइनस बीटा, इसलिए टोटल एंगल आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब आपको तीनों के लिए एंगल डिफाइन हो गया, तीनों के लिए अब मुझे फोर्स डिफाइन करना है एंड देन उसके बेस पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था mg, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था t1 एंड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था t2। अकॉर्डिंग टू लेवीज थ्योरम जो भी मुझे फोर्स निकालना हो t1 उसके ऑपोजिट एंगल कितना है, t1 के जस्ट ऑपोजिट एंगल कौन सा लूंगा, उसको छोड़ के जो अदर टू साइड्स के बीच का एंगल है विद दिस पर्टिकुलर टर्म 90 प्लस बीटा, सो यू कैन राइट sin 90 प्लस बीटा। आया समझ? यस सर। सिमिलरली अगर मैं t2 के ऑपोजिट देखूं तो हो जाएगा मेरे पास sin 90 प्लस अल्फा एंड अगर मैं mg के ऑपोजिट देखूं तो ये टर्म हो जाएगा sin 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा।
ओके, अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए साइन 90 प्लस बीटा, ये 90 क्या डिफाइन करता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसमें मुझे कन्वर्जन डिफाइन करना होता है। हमने क्लास 10 में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाया था ये कन्वर्जन। ठीक है, तो पहली चीज चेक कीजिए कि कौन सा एंगल है। तो 90 डिग्री, मतलब ये वर्टिकल लाइन को डिफाइन करेगा। ठीक, ऑन वर्टिकल लाइन साइन चेंजेस इनटू कॉस, तो ये पूरे टर्म कॉस में आ जाएगा। ये किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट? आ लिया? सर मुझे नहीं समझ आप एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं? अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ ये इस तरह। हमने वहां पे ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा था तो कुछ ऐसा डिफाइन किया था। ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन को मैंने चार, मतलब 360 को मैंने चार पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो ये टर्म डिफाइन करता है 0 डिग्री, ये डिफाइन करता है 90 डिग्री, ये डिफाइन करता है 180 डिग्री, ये डिफाइन करता है 270 डिग्री, एंड फिर से वापस किया आके यहाँ पे कंप्लीट एंगल विच इज 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहने का मतलब एक और भी आप ये समझिए कि जहाँ पे भी एंगल 360 के रिस्पेक्ट में या 180 के रिस्पेक्ट में हो तो उसको आप अज्यूम कीजिए कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा सेम सेम वही टर्म होगा, बस उसके पोलैरिटी, मतलब वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो क्वाड्रेंट के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। ठीक, मैं आपको भी सिखाता हूँ कैसे करेंगे फिर से। दूसरा, अगर आपका एंगल दे रखा हो 90 के रिस्पेक्ट में या 270 के रिस्पेक्ट में, तब इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। एंड वर्टिकल लाइन डिफाइन करता है चेंज को। तब इस वर्टिकल लाइन में चेंज कौन किस में करता है? Sine changes into cos, cos changes into sine, tan changes into cot, cot into tan, and similarly sec into cosec and cosec into sec। ये कन्वर्जन है। अब तीसरी चीज चेक करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो उसके लिए हमने एक टर्म पढ़ा था, आफ्टर स्कूल हम कॉलेज जाते हैं, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, A means first quadrant, all are positive. S means second quadrant, sin theta and उसका reciprocal positive. T tan theta and उसका reciprocal positive. C cos theta and उसका reciprocal positive. यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, तो इसीलिए मैं लिखता हूँ ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट में S, दैट मीन्स sin थीटा और उसका रेसिप्रोकल cosec थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब tan theta and उसका रेसिप्रोकल cot theta, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट cos theta and उसका रेसिप्रोकल sec theta। ये डिफाइन कर सकते हैं यहाँ तक विदाउट? नो सर। अगले समझ आया आपको? यस सर। अब देखिए यहाँ पे, तो ये मेरे पास कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरे पास कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है 90 प्लस बीटा, वो किसकी तरफ जाएगा? एंगल जब मेजरमेंट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो नेगेटिव होता है, क्योंकि इंक्लिनेशन इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे 90 प्लस बीटा किसकी तरफ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखिए साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव। इसीलिए इस पॉजिटिव के बेस पे जो पूरी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आ जाएगी। बट ये 90 डिग्री वर्टिकल लाइन डिफाइन कर रहे हैं, एंड वर्टिकल लाइन में साइन किसमें चेंज करता है? कॉस। कॉस में। तो इसको पूरे का आंसर में क्या लिख सकता हूँ? P1 ओवर कॉस बीटा। आया समझ? यस सर। ओके, सेकंड पार्ट में क्या बोल सकते? सर T2 अपॉन कॉस अल्फा।
हेलो। Yes, sir. वो पता नहीं लाइट कट गई थी इसीलिए उस okay. हाँ, तो वो कंसेप्ट समझ में आया था, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्जन कैसे कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। Yes. Sir. आलिया को समझ आया था। Yes, sir. देखिए, तो आपका क्वेश्चन था कि मेरे पास एक कंपोनेंट इधर था, एक कंपोनेंट इधर था एंड एक कंपोनेंट वर्टिकल, वहाँ पे मैंने तीनों एंगल ब्रेक कर रखे थे। तो ये मेरे पास mg था, ये मेरे पास T1, यहाँ पे टोटल एंगल था मेरे पास 90 प्लस अल्फा, ये मेरे पास T2 एंड यहाँ पे मेरे पास टोटल एंगल था 90 प्लस बीटा एंड सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास टोटल एंगल था 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफाइन करूँ लेमिस थ्योरम, सो T1 उसके जस्ट ऑपोजिट मेरे पास साइन 90 प्लस बीटा, इसी तरह T2 इसके जस्ट ऑपोजिट मेरे पास साइन 90 प्लस अल्फा एंड थर्ड mg उसके जस्ट ऑपोजिट मेरे पास साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए, मैंने कन्वर्जन कहा साइन 90 प्लस बीटा इज कॉस बीटा एंड चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सो वी कैन सिंपली से T1 ओवर साइन बीटा, इसको लिख सकता हूँ T2 ओवर साइन अल्फा, साइन 180 माइनस दिस पर्टिकुलर एंगल, 180 डिफाइन करता है हॉरिजॉन्टल लाइन को एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज। ये मेरे पास जो पूरी एंगल होगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि मेरे पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये 0, ये मेरे पास 180। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा नीचे की तरफ तब पॉजिटिव होगा, अगर मैं वापस बैक आऊंगा क्लॉकवाइज तो नेगेटिव होगा। तो इस क्वाड्रेंट में मैं एंगल को 180 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए 180 माइनस सम एंगल है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है और ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन कोई चेंज नहीं होता। सो वी कैन से mg ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. अब उसके बाद एक बार इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, एक बार इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए। सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज T1 इज इक्वल्स टू mg sin beta divided by sin alpha plus beta and T2 is equals to mg sin alpha divided by sin alpha plus beta। तो ये मेरे पास शॉर्टकट तरीका, उतना कंपोनेंट ब्रेक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती, आप ऐसे भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए इसको बेस्ड। Done, sir. Yes, sir. ओके, मैं आपको एक आसान सा क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई सपोर्ट है इस पॉइंट पे, ठीक, यहाँ पे कोई एक स्फीयर ले लिया गया, कितना बड़ा, इस सपोर्ट से किसी इसके सेंटर तक यहाँ तक कोई स्ट्रिंग कनेक्टेड है इस तरह, मेरे पास सपोर्ट, अगर इस स्फीयर का अपना कुछ रेडियस सपोज कर लीजिए r है एंड जो टोटल स्ट्रिंग है इसके मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट O A, मेरे पास पॉइंट B, सो OA इज ट्वाइस ऑफ AB। अगर आपको ऐसा दे रखा है, मान लीजिए मास ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज 5 kg
क्वेश्चन पूछता है साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इन स्ट्रिंग। कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। आप कंपोनेंट वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं या लिमिट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी। सॉल्व हुआ? आलिया आपसे सॉल्व हुआ? सर कर रहे थे। अच्छा अच्छा, कोशिश कीजिए पर। अदिति आपसे हुआ? सर एक मिनट। सर बता दीजिए। ओके, देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। जब भी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर एफबीटी जब ड्रॉ करना होता है तो उसके सेंटर ऑफ मास को एज अ पॉइंट मानते हैं, ठीक, जहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि टोटल फोर्स डिफाइन हुआ है, कंसंट्रेट करता है। तो मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास किसी इस पॉइंट पे सरफेस की वजह से एक फोर्स एक्ट करता होगा उसके जस्ट ऑपोजिट, तो इसको मान लीजिए आप नॉर्मल रिएक्शन। एंड स्ट्रिंग में टेंशन एक्ट करता हो इस डायरेक्शन में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जस्ट ऑपोजिट, तो इसको मान लीजिए टेंशन टी। एंड एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है उसके मास की वजह से, विच इज कॉल्ड एम। तो ये मेरे पास अलग अलग तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से। अब आप एंगल ब्रेक कर लीजिए उस पर्टिकुलर टर्म में। अगर आपके पास ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस थीटा। सो मेरे पास अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ और ये टोटल एंगल यहाँ डिफाइन कर दूँ, तो आपका ये जो एंगल आ जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास 90 और ये मेरे पास 90 माइनस थीटा, सो सर 180। थीटा 30 डिग्री है क्या? हाँ, अभी देखते हैं। अब इस एंगल के लिए देखिए सामने वाले टर्म परपेंडिकुलर और ये वाला टर्म हाइपोटेन्यूस। सो अगर मैं साइन थीटा लूँ विच इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है तो हो जाएगा 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 30। यहाँ से आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए या एज इट इज अभी रहने दीजिए, ठीक। तो
तो आपके पास ये एंगल कैलकुलेट हो गया। अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो, ठीक, तो ये मेरे पास थीटा, तो यहाँ पे वर्टिकली मतलब ये एंगल हो जाएगा थीटा, एंड यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 90 प्लस थीटा, एंड तीसरा मेरे पास ये एंगल इज 90 डिग्री। ये तीनों एंगल मैंने डिफाइन कर दिया। अगले भी सिर्फ अप्लाई कर दीजिए। P, उसके जस्ट ऑपोजिट मेरे पास एंगल कितना है, 90 डिग्री। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, उसके जस्ट ऑपोजिट मेरे पास एंगल साइन 180 माइनस थीटा, एंड थर्ड mg, उसके जस्ट ऑपोजिट एंगल मेरे पास साइन 90 प्लस थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी T1। इसको इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, इसको इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, तो T1 इज इक्वल्स टू mg sin 90 is 1 divided by sin 90 plus theta which is in second quadrant, and convert कीजिए तो हो जाएगा cos theta। थीटा की वैल्यू आपको दे रखा है 33, cos 30 is √3/2। मास दे रखा है आपको 5 kg, g की वैल्यू आपको 10 पुट कर दीजिए, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg डिवाइड बाय sin 90 plus theta is cos theta, एंड यहाँ पे sin 180 minus theta is sin theta itself। sin theta upon cos theta is tan theta। थीटा की वैल्यू आपको 30 पता है, पुट कर दीजिए। और ये समझ आया ये? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। अदिति, आपका आंसर कितना आया था? सर 30 डिग्री तक आ गए थे, उसके बाद अच्छा 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 अच्छा। सर जी को 10 लेना है। हाँ, थ्री 100/√3 and 50/√3। ऐसा ही कुछ आंसर आएगा। आलिया, आप सॉल्व हो गया? सर बस एक मिनट सर। ओके, इसकी वैल्यू आ जाएगी 100/√3, और इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 50/√3। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉम्पोनेंट, उसके बेस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या तो कॉम्पोनेंट मेथड या तो लेनीज थ्योरम, आपको जो बेहतर लगता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। एक मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है, लिख लिया आपने आलिया? यस सर, यस सर। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है व्हिच इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। आपने वर्ड शायद बचपन से सुना होगा, स्यूडो का मतलब बायोलॉजी में पता है क्या होता है स्यूडो मतलब? लाइक फॉल्स। हाँ, फॉल्स। तो फोर्स में फॉल्स फोर्स कैसे हो सकता है, तो उसको डिफाइन करने के लिए तो हम डिफाइन करते हैं रेफरेंस फ्रेम, ठीक, रेफरेंस फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक, जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट के ले रहा हूँ, वो दो तरह से हो सकता है, ठीक। एक को बोलते हैं हम लोग इनर्शियल, और एक को बोलते हैं हम लोग नॉन इनर्शियल, ठीक। इनर्शियल फ्रेम का मतलब कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम जीरो हो जाए, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम जीरो भी हो सकती है, या नहीं तो वेलोसिटी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट हो, तब उस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी तक जितनी भी कैलकुलेशन कर रहे थे वो सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं वो इनर्शियल फ्रेम में था, ठीक, मतलब सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर रहा था उसके लिए डिफाइन कर रहे थे हम ये सारी चीजें। तो इस पर्टिकुलर टर्म में न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है।
बट जैसे ही मेरे पास सिस्टम एक्सेलरेट करना शुरू करे, एक्सेलरेशन सिस्टम इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब वहां पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता। तो उसको वैलिड बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं व्हिच इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। अब देखिए स्यूडो फोर्स आता क्यों है, तो आप बोल सकते हैं सिंपली इनर्शिया की वजह से वो डिफाइन होता है। जैसे अगर मैं आपको एक दिखाता हूँ, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक शीट है एंड उसको मैंने पेन प्लेस कर दिया कुछ इस तरह। ये मेरे पास सिस्टम उस पर्टिकुलर के अंदर की ये ऑब्जर्व मतलब ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। अब मैं सिस्टम को आगे की तरफ एक्सेलरेट करूँ, पीछे की तरफ एक्सेलरेट करूँ, तो देखिए होगा कि आगे की तरफ ले जाऊंगा या पीछे की तरफ ले जाऊंगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर्टिकुलर सिस्टम के जस्ट ऑपोजिट टेंड टू मूव करने की कोशिश करता है। अब बोले ऐसा क्यों होता है, तो हमने एक टर्म पढ़ा था वहां पे इनर्शिया के एग्जाम्पल के लिए। सपोज कर लीजिए कोई आपका एक सिस्टम है, ठीक, इसके अंदर आपने कोई ब्लॉक को प्लेस कर दिया है यहाँ, और ये पूरा सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो इस ब्लॉक पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सेलरेट कर दूँ ए एक्सेलरेशन से, तो ब्लॉक के पास कोई फोर्स नहीं है एक्सेलरेट करने के लिए टुवर्ड्स राइट, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है उसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो राइट साइड मूव कर जाएगा, ठीक है। कुछ आपको इस तरह से विजुअलाइज होगा, कुछ राइट साइड में ऐसे जा रहे हैं, बट जो ब्लॉक है जिस पॉइंट पे था वो उसी पॉइंट पे टेंड्स टू स्टे रहेगा अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बोल सकते हैं। यस सर। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल प्लेस कर दूं उस पर्टिकुलर केबिन के इनसाइड, ठीक है, तो अगर केबिन के इनसाइड कोई इंडिविजुअल अगर प्लेस होगा तो वो क्या ब्लॉक को देखेगा, ये जो पूरा सिस्टम है वो राइट साइड में एक्सेलरेट कर रहा है बट ब्लॉक उस सरफेस पे प्लेस्ड है एंड सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, तो ब्लॉक उसके रिस्पेक्ट में पीछे जाते हुए दिखाई देगी उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर को व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर सिस्टम। यस सर। तब वो क्या फील करेगा कि इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो उसको पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बाहर के सराउंडिंग को देख के ये विजुअलाइज नहीं कर सकता कि वो जो सिस्टम है वो एक्सेलरेट कर रही है नहीं कर रही है, तो वो तो सिर्फ ब्लॉक को देखेगा अपने रिस्पेक्ट में, बोल सकते हैं ना। यस सर। तब एक फोर्स यहाँ पे डेवलप होता है इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए which is against the acceleration of this whole system, ठीक, which इस डायरेक्शन में सेम a। तब इस पर्टिकुलर ब्लॉक के मास को उस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूं, तब उस पर्टिकुलर फोर्स को मैं बोल सकता हूँ स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स एक्चुअली में कोई रियल फोर्स नहीं होता, बट इनर्शिया की वजह से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करना शुरू होता है, क्योंकि वो सिस्टम है वो एक्सेलरेट करने लगती है, ठीक, उसके अगेंस्ट एज मच। यस सर। Yes, sir. सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां कहीं भी होगा वहां पे एक कॉन्सेप्ट होगा किसका, स्यूडो फोर्स का। हम ये क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि न्यूटन्स लॉ इस पर्टिकुलर सिस्टम में वैलिड करा पाए, ठीक, क्योंकि अगर ये चीज डिफाइन नहीं होगा तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं हो सकता, इसीलिए तो स्यूडो फोर्स डिफाइन करते हैं नॉन रियल फोर्स which arises due to acceleration of system in opposite direction due to inertia, ठीक। अब ये किसके इक्वल होगा, तो आप सिंपली क्या कीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम टाइम्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो F pseudo is equals to negative of acceleration of system into mass of object, हमेशा इसके इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। ओके, इसको ड्रॉ कर लीजिए। Sir, पूछिए। sir, जो आपने डेफिनेशन लिखी है, a non-real force which के बाद क्या लिखा है आपने? arises
Yes, sir. क्लियर? सब बस Yes, sir. ओके, यहाँ पे एफ स्यूडो लिखा है, स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने वो डिफाइन किया। डन। अब देखिए इसके बेस पे मैं आपको कुछ आसान से क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई ब्लैंक है कुछ इतना बड़ा, ठीक? उसके ऊपर मैंने कोई ब्लॉक अटैच कर दिया, ब्लॉक को प्लेस कर दिया कुछ इतना बड़ा, ये इसके वन कॉर्नर पे प्लेस। मान लीजिए इसका मास 3 kg है, इसका मास 2 kg है, ठीक। इसकी जो टोटल लेंथ है सपोज कर लीजिए 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। सारे सरफेसेस अभी फ्रिक्शनलेस सरफेस है क्योंकि अभी हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा, सिंपली उसके बेस पे यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होता है F which is equals to 10 न्यूटन। क्वेश्चन पूछता है फाइंड टाइम taken by block to fall on opposite side। क्वेश्चन समझ आया क्या होगा इस इक्वेशन में? अदिति क्वेश्चन समझ आया? सर एक और बार समझा दीजिए। ये मेरे पास कोई एक सिस्टम अज्यूम कर लीजिए जिसके पास एक प्लैंक है हॉरिजॉन्टल जिसका मास 3 kg है एंड इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2 मीटर है। उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा गया है, उसका मास 2 kg है। अगर इस प्लैंक के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो अकॉर्डिंग टू मेरे पास ये जो पूरा सिस्टम होगा वो कैसा होगा, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? सर इनर्शियल सिस्टम एक्सेलरेट करे, इनर्शियल कैसे हो सकता है, नॉन और इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहली चीज हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर सिस्टम का कितना हो सकता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप इस पूरे को एक सिंगल बॉडी सिस्टम अज्यूम कर लीजिए, ठीक, जिसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम फाइंड आउट हो जाएगा। आज में यस फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो फोर्स, सिस्टम जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है उस ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? यस सर। सिस्टम जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? सर उसके उसी डायरेक्शन में होगा। जस्ट ऑपोजिट, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, जीरो फोर्स इज यस माइनस ऑफ सर यस। एक्सेलरेशन सिस्टम। तो उसके रिस्पेक्ट में आप एक्सेलरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equals to dt plus half at t square। आपको s पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो पता है, एक्सेलरेशन पता है, t की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आइए समझ आया आपको? यस सर। ओके, सो फर्स्ट काम क्या कीजिए, इस एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन की वजह से आप एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कैलकुलेट कर लीजिए। जो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम होगा उस ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेशन उतना ही जस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक। सर एंड उसके बेस पे पुट ताकि करके, रूट टू है। अच्छा शायद हो सकता है, सॉल्व कीजिए। सर मास ऑफ ऑब्जेक्ट में प्लैंक और ब्लॉक दोनों के लिए हाँ, है पूरा कि? सिस्टम, पूरा सिस्टम। ओके।
आलिया सॉल्व हो गया आपसे? अदिति आपने तो सॉल्व कर लिया था, आई थिंक रूट 2 आपका आंसर आया था। यस सूडो फोर्स -10 आ रहा है, न्यूटन -10 न्यूटन। इसके ऊपर सूडो फोर्स -10 आया, ब्लॉक के ऊपर। देखिए सूडो फोर्स का फॉर्मूला कितना था, देखिए यहाँ कितना था, F zero is equals to acceleration of system। एक्सेलरेशन कितना आया था आपका यहाँ पे? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ब्लॉक का मास कितना है? और 2 kg। जीरो फोर्स कितना होगा? 4 न्यूटन मिलेगा ना। तो मुझे लगा प्लैंक और ब्लॉक दोनों का ऐड किया। प्लैंक तो एक सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है जिसमें ब्लॉक वो एक्चुअली में अंडर ऑब्जर्वेशन है समझ। यस सर। तो उस प्लैंक के ऊपर सूडो फोर्स एक्ट नहीं करता, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सिस्टम का पार्ट होता है उसके ऊपर एक्ट करता होता है। यस सर। Okay. So first part, acceleration of system is equals to net force by total mass, which is 5 kg, which is equals to 2 meter per second square। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो S is equals to ut plus half at square, 2 and 2 cancel out, so t would be equals to under root 2 or 1.4 seconds। आइए आपको समझ आया? हेलो हेलो। यस सर, सॉरी सर मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, इसने सॉल्व कर लिया था आपने ये वाला क्वेश्चन? यस सर, आ गया था आंसर। ओके ओके ठीक है, मैं आपको एक अनदर प्रॉब्लम बताता हूँ। क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, नीट में पूछ चुका है कुछ इस तरह। कोई एक प्लैंक है, बेंच सपोज कर लीजिए कुछ इस तरह, वहां पे कोई एक ब्लॉक प्लेस है कुछ इस पॉइंट पे, इसका मास स्मॉल है, इस बेंच का अपना कुछ मास कैपिटल है, यहाँ पे इंक्लिनेशन थीटा, यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई कीजिए F, सो दैट ये जो ब्लॉक है वो इसके साथ कंबाइन मूव करे। तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड एक्सेलरेशन, फोर्स, normal reaction so that wedge and block will move together। क्वेश्चन का मतलब सुनना है? यस सर। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर फोर्स इस पर्टिकुलर ब्लॉक या इस वेज के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इस ब्लॉक के ऊपर एक शुरू फोर्स एक्ट करेगा, ठीक, जस्ट उस पर्टिकुलर सिस्टम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, बोल सकते हैं। यस सर। आप यहाँ पे दो तरह से ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं, या तो इनर्शियल फ्रेम में या नॉन इनर्शियल फ्रेम में, दोनों तरह से। मैं आपको अभी जितनी सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा हूँ वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास, पहले प्लैंक की बात करूँ, ठीक, ये मेरे पास इंक्लाइन मतलब वेज की बेस पे, ठीक, एंड वहाँ पे जो ब्लॉक है वहां देखिए, इस ब्लॉक के ऊपर अगर ये फोर्स अप्लाई नहीं होता तो एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती होती, व्हिच इज mg, ये मेरे पास सरफेस के परपेंडिकुलर व्हिच इज डायरेक्शन में एट सम इंक्लिनेशन थीटा, एंड एक मेरे पास इस डायरेक्शन में, तो ये मेरे पास हो जाता है mg टाइम्स cos थीटा, एंड ये मेरे पास हो जाता है mg टाइम्स sin थीटा उस ब्लॉक के ऊपर, ऐसे में। यस सर। नेक्स्ट बोल सकता हूँ, अगर मैं सूडो फोर्स डिफाइन करूँ, मतलब वो सिस्टम एक्सेलरेट करनी शुरू कर दे, उसके बेस पे अगर मैं डिफाइन करूँ, तो वहां पे मैं ये बोल सकता हूँ कि उस ऑब्जेक्ट जो ब्लॉक है उसके ऊपर चूंकि सिस्टम राइट साइड में एक्सेलरेट करेगी सम ए से,
सूडो फोर्स कहता है कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेशन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मास टाइम्स सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में। अगर मैं उसके लिए कंपोनेंट ब्रेक करूं तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए एंड सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दीजिए। तो ये मेरे पास एंगल हो जाएगा थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये मेरे पास हो जाएगा MA टाइम्स कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा MA टाइम्स साइन थीटा। आया समझ? Yes, sir. आलिया ये समझ आया? दोनों मैंने कंपोनेंट जो ब्रेक किए हैं। Yes, sir. अब मैं दोनों को कंबाइन करूं एक सिंगल सिस्टम की तरह एक्ट करने के लिए, तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर के ऊपर हम वो डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए प्लेन के अकॉर्डिंग, और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो उसके मोशन को डिफाइन करता होगा इस डायरेक्शन के। मैंने उसके मोशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक कर दिया और कुछ भी नहीं। ठीक, तो ये मेरे पास है MA साइन थीटा और ये मेरे पास है MG कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स जाएगा वो हो जाएगा MA साइन थीटा एंड MG कॉस थीटा। ठीक, ऑपोजिट जस्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इज नॉर्मल रिएक्शन एंड अपवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट MA cos थीटा एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी जिसको पुल कर रही थी व्हिच इज MG टाइम्स sin थीटा। बोल सकते हैं इसे। Yes, sir. For the block to not slide over the wedge, आपको जो कंपोनेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर इंक्लिनेशन के अलॉन्ग शुड बी कितना, 0 होना चाहिए। Yes. मैं बोल सकता हूँ कि जो ब्लॉक है वो उस वेज के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, ना तो डाउनवर्ड जा रहा है ना तो अपवर्ड जा रहा है। इसका मतलब होगा कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करता होगा उसको 0 के इक्वल कर दीजिए या दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए। तो एक फोर्स एक्ट कर रहा है ये वाला टर्म सूडो फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम की वजह से, एक फोर्स एक्ट कर रहा है ये टर्म जो उस पर्टिकुलर ग्रेविटी की वजह से अगर वो सिस्टम एक्सेलरेट नहीं करती तब। दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए। जैसे मैं इक्वेट करूंगा वहां से एक ही वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक, तो मेरे पास हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम जब ब्लॉक वेज के साथ कंबाइन मूव कर सकता होगा। आया समझ? Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ टोटल मास ऑफ द सिस्टम टाइम्स एक्सेलरेशन। तो टोटल मास आपको कितना है, स्मॉल m इंटू कैपिटल प्लस कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना है, यहाँ से जो कैलकुलेट होकर आया वो, तो वहां से F की वैल्यू आ जाएगी। Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, MA sin थीटा प्लस MG cos थीटा को। Yes, ठीक है, sir. एक ही वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू आ जाएगी। आइए आपको समझ आया ये? No, sir. क्या नहीं समझ में आया पूछिए। देखिए मैंने पहले क्या क्या किया, फर्स्ट इस पर्टिकुलर ब्रेकिंग में मैंने ये दिखाया कि अगर सिस्टम एक्सेलरेट नहीं करती होती, सिंपली रेस्ट पे होती, तब उस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते होते हैं, उसके कंपोनेंट क्या है, मैंने वो ब्रेक किया। तो सिर्फ एक फोर्स एक्ट करता होता, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके कंपोनेंट में दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिया, एक एंगल के एडजेसेंट व्हिच इज mg cos थीटा एंड उसके जस्ट परपेंडिकुलर mg sin थीटा। ये समझ आया? Yes, sir. दूसरा, चूंकि वो सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है तो जहां पे भी सिस्टम एक्सेलरेट करता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। तो वहां पे एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है, वो कहता है कि उस ब्लॉक के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा उस सिस्टम के एक्सेलरेशन के जस्ट ऑपोजिट। तो सिस्टम एक्सेलरेट टुवर्ड्स राइट कर रहा है तो ब्लॉक के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। ब्लॉक का अपना कुछ मास m है तो सूडो फोर्स विल बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम टाइम्स मास ऑफ ब्लॉक इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए मेरे पास ma लेफ्ट साइड में हो गया। ये समझ आया? Yes, sir. उसके लिए मैंने दो कंपोनेंट ब्रेक किए, तो ma cos थीटा एंगल के एडजेसेंट और ma sin थीटा उसके परपेंडिकुलर। ठीक, अब मैंने जितने कंपोनेंट उस ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहे थे उन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया एक सिंगल टर्म में। ठीक, तो एक upward force ma cos theta, downward force mg sin theta. For block to be stationary with respect to this particular wedge, तो upward force and downward force आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
Yes, sir. दोनों को इक्वेट करके मैं वहां से एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ. Yes, sir. ठीक. फिर उस एक ही वैल्यू को पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों कंपोनेंट के सम के इक्वल हो जाएगा, तो वहां से n की वैल्यू आ जाएगी. Yes. एंड थर्ड, जो f की वैल्यू होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम. तो एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड कितना है, यहाँ से हमने सॉल्व किया था, उसी एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए. टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है, एक वेज उसका मास कैपिटल M, ब्लॉक उसका मास स्मॉल m. सो इट वुड बी m plus n टाइम्स एक्सेलरेशन, जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था. आप समझ आया? Yes, sir. ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए तीनों टर्म को, देखिए आपका आंसर कितना कितना आता है. अदिति, आपका आंसर आ गया होगा. सर एक Okay. आलिया, आपको एक ही वैल्यू आ गई आपसे. सर ए की वैल्यू g/m cot थीटा. हे भगवान, मैंने कहा इसको और इसको इक्वेट करने के लिए, सो इट वुड बी ma cos थीटा should be equals to mg sin थीटा. अब यहाँ पे कौन कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, m. तो a would be equals to g times sin over cos. क्या बोल सकता हूँ उसको, ओके. इस वैल्यू को आप f के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, उस वैल्यू को आप नॉर्मल रिएक्शन में पुट कर दीजिए. सर f तो m+m g tan थीटा आएगा. हाँ, सर नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन के लिए क्या करना था, ma sin थीटा और mg sin थीटा. हाँ, तो a की जगह पे आप पुट कर दीजिए g tan थीटा, देखिए कितना आता है आंसर. सर mg sin स्क्वायर थीटा. सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए उसको, देखिए कितना आंसर आएगा आपको. ओके. आलिया, आपसे सॉल्व हुआ? Sir, try कर रहे हैं. ओके.
सिंप्लीफाई किया आपने, आलिया आंसर बताइए, n की वैल्यू कितनी आई? सर मेरा कुछ 30 आ रहा है। कितना? 30। न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे हो सकता है? एनजी के टर्म में होगा, एनजी के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आएगा। यहाँ पे मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है, इसलिए मुझे नहीं समझ आ रहा अब। देखिए ए की वैल्यू इतना सॉल्व हो गया, ये समझ आया? यस सर। आपको एफ कैलकुलेट करना है, तो एफ किसके इक्वल होगा? टोटल मास कितना है? m प्लस m, और एक्सेलरेशन कितना है? g tan थीटा। बोल सकते हैं यस सर। यहाँ पे n किसके इक्वल है? ma sin थीटा और mg cos थीटा। सो वी कैन से n इज इक्वल्स टू ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। a की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए mg tan थीटा। tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बाई cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस mg cos थीटा। अदिति मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब इसको एलसीएम कर लीजिए, तो cos थीटा एलसीएम, तो ये हो जाएगा mg टाइम्स sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो cos मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सो इट वुड बी mg टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। आइए समझ आया? ये सर जो हमने पहले जो लिखा था वो हमने MA sin थीटा लिखा था और फिर नीचे a हमने की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? ओके ओके सर ओके समझ tan थीटा की वैल्यू को मैंने sin बाई cos में ब्रेक कर लिया, गया सर। एलसीएम कर लिया। अब देखिए यहाँ पे दोनों में mg कॉमन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ये कोई आइडेंटिटी होती है ना? Yes, sir. कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? आलिया इसकी वैल्यू कितनी होती है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो सिंपली आपका आंसर कितना आ जाएगा? mg डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। अदिति समझ आया आपको? Yes. आलिया आपको समझ आया? यस सर। ओके, ये पिछला आपने नोट डाउन कर लिया था ये वाला? ओके, इसको लिख लीजिए। आलिया लिख लिया आपने? यस सर। अदिति? Yes, sir. ओके, तो स्यूडो फोर्स का कांसेप्ट हमने सीख लिया कि एक्चुअली में कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट एक एप्लीकेशन होता है लिफ्ट प्रॉब्लम, फिर उसके बाद उसी के बेस पे मंकी बेस पे प्रॉब्लम होगा। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इस बेस पे, ठीक है।
तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ूंगा, वहाँ पे कोलिजन, वहाँ पे भी सेम टॉपिक पढ़ना है, इसलिए मैं दोनों कंबाइन पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ से फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक पढ़ के रखिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक। नेक्स्ट हम इसके आगे इसके एप्लीकेशन करेंगे, लिफ्ट प्रॉब्लम एंड मंकी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। Yes, sir. ओके देन, Thank you. थैंक यू।